बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद गौहर शेख फ्रॉम रावलपिंडी पाकिस्तान। आंखें बंद करके ज़रा तस्वुर कीजिए, आप एक स्टेशन पर खड़े हैं, सर्दियों की ठंडी सुबह है और एक चमकती हुई ट्रेन आकर आपके सामने रुकती है, दरवाज़ा खुलता है और आप चाय पीते हुए एक हसीन हमसफ़र के साथ ट्रेन में दाखिल हो जाते हैं। कुछ ही देर में ये ट्रेन चलती है और सरसब्ज़ वादियाँ आपको वेलकम करती हैं और फिर ये वादियाँ कुछ ही देर में बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ लेती हैं। नीचे कुछ गाड़ियाँ भी चलती नज़र आ रही हैं, झरने, आबशारें जमे हुए हैं, लेकिन आप बादलों के दरमियान से उड़ते हुए जा रहे हैं और बिल्कुल अपने आप को अलिफ लैला की दास्तानों का हिस्सा महसूस कर रहे हैं। आपको याद होगा बचपन में पीटीवी पर ड्रामा चला करता था, अलिफ लैला, बच्चों की सीरियल थी, जो हम बड़े शौक से देखते थे। उसमें ड्रामे का कोई किरदार उड़ने वाले कालीन के ऊपर बैठा करता था और वो कालीन उड़ता हुआ उसको उसकी डेस्टिनेशन तक ले जाया करता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक मोनोरेल ट्रेन सर्विस की। कितने ही सालों से ये ख्वाब आप सबका है, हमारा है कि इस इलाके में रावलपिंडी से मरी को कनेक्ट कर दिया जाए ट्रेन सर्विस के साथ। तो शायद अब ये ख्वाब ताबीर बनने जा रहा है, जिसके बारे में कई साल से बात हो रही थी। अब इसके लिए कुछ इक़दामात किए जा रहे हैं। इस साल अप्रैल के महीने में 2025 में इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ चुकी है। अब इसके टेंडर होने थे और टेंडर्स के बाद इसका तामीरी प्रोसेस शुरू होना था। अब इस वक्त सजेशन ये आ रही है कि इस वक्त ये ट्रेन जो लेक व्यू पॉइंट से शुरू हो रही है, अगर हम इसको इस्लामाबाद के गंधारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू करते हैं तो इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंटरनेशनल टूरिस्ट जो एयरपोर्ट से निकलेगा, जहाज़ से आएगा पाकिस्तान और एयरपोर्ट से निकलते ही वो इस ट्रेन को पकड़ सकेगा, नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ रवाना हो जाएगा मरी तक। गंधारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक इस वक्त मेट्रो बस सर्विस की रसाई मौजूद है और कहा यह जा रहा है कि इसी की शक्ल में हुकूमत के पास राइट ऑफ वे मौजूद है। अगर इसी ट्रैक के ऊपर मोनोरेल ट्रेन सर्विस का ट्रैक भी इंस्टॉल किया जाता है तो ये ट्रेन गंधारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इस्लामाबाद के रास्ते से गुजरती हुई फैज़ाबाद तक पहुंचेगी और फैज़ाबाद को आगे लेक व्यू पॉइंट के साथ एक एलिवेटेड ट्रैक के ज़रिए मुंसलिक कर दिया जाएगा और फिर ये ट्रेन रावल लेक व्यू से निकलकर भाराकहू, छत्तर पार, घोड़ा गली और वहाँ से होती हुई ये मरी के बस स्टॉप तक पहुँचाएगी तमाम टूरिस्ट्स को। और अगर ऐसा होता है तो इस वक्त रावलपिंडी में चूँकि ऑलरेडी एक मेट्रो बस सिस्टम मौजूद है जो कि सारा एलिवेटेड है और ये भी अगर एलिवेटेड हो जाता है सारा सिस्टम तो रावलपिंडी इस्लामाबाद से लेकर मरी तक इस तमाम इलाके की हैसियत एलिवेटेड पार्क की हो जाएगी। और इस ट्रेन के बारे में जो किराया डिस्कस किया जा रहा है वो इन्फॉर्मेशन ये है कि 500 रुपये स्टैंडर्ड किराया होगा और प्रीमियम टिकट इसका 1000 रुपीज़ पर हेड होगा। जितने स्टेशन यहाँ पे तामीर किए जाएंगे हर स्टेशन पर शॉपिंग एरिया होगा और कैफ़ेज़ होंगे जहाँ पे रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट होगा। आप लोग वहाँ पे सेल्फीज़ भी बना सकेंगे, खूबसूरत मनाजिर भी होंगे और वहाँ पे रेस्ट रूम का भी अरेंजमेंट किया जाएगा। रेस्ट रूम इन अदर लैंग्वेज स्टैंड फॉर टॉयलेट। तो ये सब इंतजाम होंगे जो कि रोड से जाते हुए मुश्किल होते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारी सहूलतें मिलेंगी। उसके अलावा जो रोड पे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे ट्रैफिक जैम है, ट्रैफिक जैम मुतअद्दिद बार बल्कि हर साल यहाँ पे देखा जाता है। फिर उसके बाद जब बर्फ़बारी होती है तो बर्फ़ से रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं। कुछ अरसे पहले यहाँ पे एक हादसा हुआ था, सड़कें ब्लॉक हो गई थी बर्फ़ से और बहुत सारे टूरिस्ट अपनी गाड़ियों समेत वो मरी में फंस गए थे और कई दिन तक रातों को भी वो सड़कों पर ही रहे। बहुत सारे लोग अपनी जान से गए और डर लगता था इस तरह के हादसा से लोगों की तादाद कम हो गई थी। और इस ट्रेन की मौजूदगी में इंशाल्लाह ये खौफ नहीं रहेगा कि अगर रोड्स ब्लॉक हो गए तो मूवमेंट कैसे होगी। और ट्रैवलर्स तमाम सयाह जो लोकल हैं, इंटरनेशनल हैं, वो अपने सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे बेफ़िक्र होके। ये ट्रेन बुनियादी तौर पर एक मोनोरेल ट्रेन सर्विस है जो कि एक
एलिवेटेड होगी, और यानी कि एक पुल होगा और पुल के ऊपर एक दीवार होगी, दीवार के ऊपर ये इसको इस तरीके से माउंट किया जाता है कि ये दीवार को इसने जफी डाली होती है पूरी, और इसके हर कोच के नीचे बोगीज होती हैं, बोगीज के नीचे टायर लगे होते हैं और टायर्स के साथ इलेक्ट्रिक मोटर्स लगाई जाती हैं, और वहीं से इसको बिजली की सप्लाई मुहैया की जाती है। और चढ़ाई वाले इलाकों में हर 12 फुट के फासले पर कॉग व्हील का एक सिस्टम होता है, जिसे फिनियन कॉग व्हील्स कहा जाता है, वो इंस्टॉल किया जाता है ताकि ट्रेन की ब्रेक्स जो हैं वो काबू में रहें और ट्रेन वापस उतराई की तरफ ना आ जाए। इस ट्रेन की जो सबसे बड़ी खूबी है इस ट्रेन की वो ये है कि ये कम से कम जगह में भी 90 डिग्री का टर्न ले सकती है इजीली, और इस तरह का ट्रेन सिस्टम दुनिया में तकरीबन 18 ममालिक में ज़ेर इस्तेमाल है। बहुत सी जगहों पे तो ये सिर्फ एयरपोर्ट के मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मलेशिया, रूस, सिंगापुर, जनूबी कोरिया, स्पेन, स्वीडन, थाईलैंड, तुर्कमेनिस्तान, यूएई की दुबई की पाम जुमेरा मोनोरेल सिस्टम, लास वेगास, अमेरिका, बरतानिया, इन सब जगहों पे ये सिस्टम इस्तेमाल में आ रहा है। रूस में जो चल रही थी मॉस्को में मोनोरेल सर्विस, उस वो 2004 में शुरू हुई थी और अभी मई 2025 तक वो ऑपरेशनल रही, लेकिन उसको अब शट डाउन कर दिया गया, और उसको शट डाउन करने की वजह ये थी कि इसका किराया शायद ज़्यादा था और इसके पैरेलल कोई और सर्विस भी वहाँ पे मौजूद थी जिसका किराया भी कम था और वो स्पीडी भी थी। लोग उससे ट्रैवल कर रहे होते थे और इसको इग्नोर कर दिया करते थे। इसकी वजह से इससे कोई मुनाफा हासिल नहीं होता था और इसको शट डाउन कर दिया गया। उसके अलावा तुर्की में और मिस्र में इस सिस्टम की तामीर जारी है। थाईलैंड में ये ट्रेन बैंकॉक में चलाई जा रही है, बहुत कामयाबी के साथ चलाई जा रही है, जो रोज़ाना बैंकॉक के 2.5 लाख अफराद को सर्विस मुहैया करती है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती है। और अब वहाँ पे ये ट्रेन इतनी मकबूल हुई है कि इसकी मज़ीद एक्सटेंशंस भी बैंकॉक में बनाई जा रही हैं, और इस काम के लिए वहाँ पे कोई 30 से ज़ायद ट्रेनें सर्विस दे रही हैं। कहा जा रहा है कि ये जो सिस्टम पाकिस्तान में मोनोरेल का इंस्टॉल किया जाएगा, ये जो स्विट्ज़रलैंड में चलती है ग्लेशियर एक्सप्रेस, उससे मिलता जुलता ही होगा। ग्लेशियर एक्सप्रेस तो रेल, जो लोहे के रेल्स हैं, ट्रैक उसके ऊपर चलती है, ये दीवार के ऊपर चलेगी, लेकिन कुछ मंजर उससे मिलता जुलता होगा। ग्लेशियर एक्सप्रेस दो शहरों के दरमियान चलती है, 250 किलोमीटर का फासला तय करती है। ग्लेशियर एक्सप्रेस जर्मत और सेंट मार्टिस को जोड़ती है, जिनके दरमियान 250 किलोमीटर का फासला है, और 8 घंटे में ये ट्रेन फासला तय करती है। इस तरह की जो ट्रेन सर्विसेज हैं, इनको आहिस्ता चलाया जाता है। आहिस्ता चलाने का मकसद ये होता है कि जो टूरिस्ट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत मनाजिर दिखाए जा सकें, वो लुत्फ़अंदोज़ हों उन मनाजिर से। जबकि बहुत सारी जो दूसरी ट्रेनें हैं वो स्पीड को मद्देनज़र रख कर चलाई जाती हैं। ऐसी बहुत सारी ट्रेनें दुनिया में चल रही हैं जो बहुत स्पीडली पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। कुदरत ने हर इलाके को अपनी तर्ज की खूबसूरती अता की है। जो स्विट्ज़रलैंड है वो एक अलग खूबसूरती का हामिल है, बहुत खूबसूरत है। जबकि रावलपिंडी से लेके मरी तक का जो एरिया है, ये एक अलग खूबसूरती अपने अंदर रखता है। इसको अंग्रेज़ मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा करते थे, बरसगीर का, जब वो यहाँ पे थे, और गर्मियों के दिनों में वो अपने ऑफिस वर्क्स को, दफ्तरी कामों को मरी में शिफ्ट कर दिया करते थे। इस इलाके को, मरी को, आउटर हमालिया भी कहा जाता है, और रावलपिंडी इस्लामाबाद जो है, ये हमालिया के कदमों में पहला शहर है। अगर आप छत से जाकर देखें, रावलपिंडी में किसी घर की छत पे खड़े होकर देखें शुमाल की जानिब, तो अगर धूप चमक रही है तो पहाड़ों पर जो बर्फ़ पड़ी हुई है, सफ़ेद बर्फ़, वो वाज़े नज़र आती है रावलपिंडी से ही। तो ये तमाम इलाका हमालिया के कदमों में ही पहला शहर है। तो जब ये ट्रेन यहाँ से मरी तक लिंक होगी तो उसके अलग नज़ारे होंगे, अलग खूबसूरती देखने को मिलेगी। इस वक्त मरी के रास्ते में जो जंगलात हैं, उन जंगलात के दरमियान से रोड गुजरती है, और उस रोड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, स्पीडी है, और शोर है वहाँ पर ट्रैफिक का, और पोल्यूशन है, यानी कि वो तेल और पेट्रोल डीजल जो यहाँ जलता है, उसकी वजह से यहाँ बहुत पोल्यूशन होती है।
उसके असरात ये होते हैं इन जंगलों में कि यहाँ पे जो जानवर रहते हैं, ये जो जानवर पाए जाते हैं, लेपर्ड्स हैं, बार्किंग डियर्स हैं, वाइल्ड बोर्स हैं, भेड़िए हैं, बंदर हैं, ये जानवर सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकते और इसलिए इनका तहफ़्फ़ुज़ करना बड़ा मुश्किल है वहाँ पे। तो जब ये मोनो रेल सर्विस चल जाएगी, तो चूँकि ये तो चलेगी एलिवेटेड ट्रैक्स के ऊपर, उससे नीचे जानवरों की अफ़ज़ाइश नस्ल में बहुत हेल्प मिलेगी पाकिस्तान को और ना सिर्फ जानवरों की अफ़ज़ाइश नस्ल में हेल्प मिलेगी बल्कि बहुत सारे दूसरे मामलात हल होंगे। मैं साथ-साथ बताता चलूँ जो लेपर्ड्स हैं, ये लेपर्ड इस इलाके में बहुत ज़्यादा होते हैं। मारगला से शुरू हो जाएँ आप और मरी तक के इलाके में एबटाबाद में ये लेपर्ड्स का एरिया है, जो जॉगिंग ट्रेल्स के ऊपर अक्सर नज़र आ जाते हैं ये। मारगला में फैसल मस्जिद की जो बैक साइड है, वहाँ पे जो बड़ा सारा है वो लेपर्ड साइज़ में, वो वैसे तो ये ऊँची पहाड़ियों पर जहाँ पे टेम्परेचर ज़रा कम होता है वहाँ पे अपना मस्कन बनाते हैं लेकिन जब वहाँ पे ठंड ज़्यादा हो जाती है तो ये नीचे उतर आते हैं और सर्दियों की शामों में आजकल ये फैसल मस्जिद की बैक साइड पे भी नज़र आते हैं ये लेपर्ड और इनके बच्चे F6 और F7 के इलाके जो मार्गला वुड्स के बिल्कुल सामने हैं उनके करीब करीब इलाकों में ये नज़र आते हैं और यहाँ पे जो सैदपुर विलेज है वहाँ पे लोगों ने जो मवेशी पाले हुए हैं कई दफ़ा उनको भी ख़तरा हो जाता है इन लेपर्ड्स की वजह से तो यहाँ से लेके ये मरी तक के तमाम इलाके में लेपर्ड्स मौजूद हैं वाइल्ड बोर्स मौजूद हैं जो अक्सर इस्लामाबाद में भी आप चल रहे हैं तो गाड़ी चलाते हुए आपको नज़र आते हैं खासे बड़े साइज़ के वाइल्ड बोर्स हैं भेड़िए यहाँ मौजूद हैं इस तमाम इलाके में और यहाँ पे दुनिया के जो 4 ज़हरीले तरीन साँप हैं उनमें से 3 ज़हरीले तरीन साँप यहाँ पे इस तमाम इलाके में मौजूद हैं। रसल वाइपर है, सास्केल वाइपर है और इंडियन कोबरा, ब्लैक कोबरा जिसे कहा जाता है, वो यहाँ पे पाए जाते हैं। ब्लैक कोबरा तो इतने बड़े होते हैं ये कि ये दरख्तों के साथ उल्टे लटके रहते हैं और कई दफ़ा अगर ये ज़मीन पे पड़े हुए हों तो आधा जिस्म अगर इनका ज़मीन पे है तो आधा जो फन है ना इनका वो इतना ऊंचा हो जाता है जैसे इंसान के कद के बराबर तक चला जाता है। मैं बताता चलूँ खुदा न खास्ता अगर कभी किसी को वास्ता पड़ जाए इनसे सांपों से तो जो इनका एंटी वेनम है वो चक शहजाद इस्लामाबाद में मौजूद होता है या पिम्स हॉस्पिटल में इसका इंतज़ाम किया गया है। और परिंदों की यहाँ पर 250 से ज़्यादा इकसाम इस इलाके में पाई जाती हैं। अगर हम बात करें दरख्तों की तो यहाँ पर चीड़ के, पाइन, देवदार या देयार, ओक, शाहबलूत, अखरोट के दरख्त मौजूद हैं और ये दरख्त ऐसे हैं कि सिर्फ दरख्त नहीं है इनके मेडिसिनल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं दवाइयाँ इनसे बनती हैं एंटीबायोटिक्स इनसे बनते हैं एंटीसेप्टिक्स बनते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स इनसे बनती हैं अद्वियात एंटीऑक्सीडेंट्स इनसे बनाए जाते हैं और बहुत सारी दवाओं में ये काम आते हैं इन दरख्तों को चोरों से बचाना बड़ा ज़रूरी है दरख्त चोर माफिया इन कीमती दरख्तों को काट कर वो ले जाते हैं और इलाके की खूबसूरती मुतासिर होती है ना सिर्फ खूबसूरती मुतासिर होती है ज़मीन के कटाव में यहाँ पे इजाफा हो जाता है पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि मरी में लैंडस्लाइडिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और उसकी एक वजह ये भी है कि यहाँ पे बेदरेग कटाव हुआ है दरख्तों का तो इस इलाके की खूबसूरती को बचाने के लिए इनका कटाव रोकना लाजमी है अंग्रेज़ दौर में बरसग़ीर के इलाकों में 1876 से लेकर 1906 के अरसे तक कई मकामात पे हिल रेलवे माउंटेन रेलवे जो पहाड़ों पे चलती है ये चलाई गई उस ज़माने में एक सॉन्ग आपने सुना होगा चल छैया छैया जिसमें शाहरुख खान है और वो एक खातून वो ट्रेन के ऊपर वो लोग खड़े हुए नाच रहे हैं वो गाने की शूटिंग हुई है नीलगिरी माउंटेन रेलवे के ऊपर इसी तरह एक और सॉन्ग है जिसमें शर्मिला टैगोर एक ट्रेन कोच में बैठी हुई हैं और राजेश खन्ना वो बाहर जीप में हैं और ट्रेन के साथ साथ चल रहे हैं वो गाना है मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू वो दार्जिलिंग रेलवे है और उसके अलावा कालका से शिमला तक एक रेलवे सिस्टम लगाया है अंग्रेज़ों ने इनको बनाने में उस ज़माने में जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी थी उसका इस्तेमाल किया गया उस ज़माने में कोई एलिवेटेड ट्रैक्स नहीं लगाए गए थे सड़क के ऊपर ही छोटी रेलवे लाइन को लगाया गया था और छोटी ट्रेनें चलाई गई थी इन पहाड़ी मकामात तक पहुंचने के लिए जिन्हें टॉय ट्रेन्स कहा जाता है
इसी तरह रावलपिंडी इस्लामाबाद से जो ट्रेन मरी के लिए चलाई जाएगी, मोनोरेल ट्रेन सर्विस, उसमें भी जो टेक्निकल अरेंजमेंट्स हैं वो ऐसे ही होंगे जैसे ये इन पुरानी टेक्नोलॉजीज में किया गया था। फेनियन कॉग व्हील्स इंस्टॉल किए जाएंगे हर 12 फुट के फासले पर, ऊंचाई वाली जगहों पर, चढ़ाई वाली जगहों पर, जहाँ से ट्रेन उल्टी नहीं आ सकती नीचाई की तरह। उसके ब्रेक्स के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा। इसके ट्रैक्स पे जाने वाली ट्रेन का ट्रैक अलग होगा, आने वाली ट्रेन का ट्रैक अलग होगा। और जो बर्फ़ पड़ेगी उसमें उसको हटाने के लिए इस ट्रेन के अंदर कुछ सिस्टम्स, मैकेनिकल सिस्टम्स इंस्टॉल किए जाएंगे, जैसे कोई ब्लोअर लगाए जाते हैं या कोई हल लगाया जाता है ट्रेन के आगे, या कोई केमिकल स्प्रे होता है, या हीटर लगाए जाते हैं, यानी कोई ना कोई सिस्टम इसमें होता है ताकि हर तरह के मौसम में ये ट्रेन अपना सफ़र जारी रख सके। उसके अलावा कोई माने या ना माने, रेलवे की पूरी दुनिया में बड़ी अहमियत होती है, इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत होती है। अगर आप अमेरिका में देखें तो जिस ज़माने में अमेरिका ग्रो कर रहा था और नई नई रियासतें अमेरिका में शामिल हो रही थी, तो उसके पड़ोसी कनाडा, कनाडा ने रातों रात वहाँ पर अपने दूर दराज इलाकों में रेल ट्रैक बिछाने शुरू कर दिए, जैसे कि वैंकूवर तक। बड़ा दूर उनका शहर है वैंकूवर, जहाँ पर पहुँचने में कई दिन लगते हैं ट्रेन को भी। वहाँ तक उन्होंने रेलवे सर्विस को इस्टेब्लिश किया ताकि उन इलाकों पर कनाडा का कब्जा बहाल रहे। इसी तरह आप देखते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने जो बनाई है, श्रीनगर तक वो लेके गए हैं कश्मीर रेलवे को, दिल्ली को कनेक्ट किया है कश्मीर से, श्रीनगर से। और एक और बड़ी मिसाल इसकी आप चाइना में देखते हैं, लहासा ट्रेन, जिसने चाइना को तिब्बत के साथ जोड़ा है, और ये बहुत मुश्किल दुश्वार गुजार इलाका है और इसको बनाने में उन्होंने बहुत मेहनत की चाइनीज़ ने। ये वो इलाका है जहाँ पे ऑक्सीजन भी कई दफ़ा कम हो जाती है, और जो वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे थे वो बेहोश हो जाते थे, या उनकी वो जान का ख़तरा उनको पैदा हो जाता था ऑक्सीजन ना होने की वजह से। और ज़मीन की सिचुएशन वहाँ ऐसी है कि जब वो ज़मीन को, ट्रैक को सेट करने के लिए वहाँ पे खोदते थे, तो ट्रैक को वहाँ पे जमाए रखना बड़ा मुश्किल था। उसका हल उन्होंने निकाला, यानी कि दुश्वार तरीन इलाके में उन्होंने रेलवे ट्रैक बना के तिब्बत तक चाइना की अप्रोच को मुमकिन बनाया। इसलिए बहुत सालों से इसलिए बहुत सालों से आवाम की ये डिमांड थी कि रावलपिंडी से मरी को बरास्ता ट्रेन कनेक्ट किया जाए। देर आया दुरुस्त आया, ये बहुत अच्छा फैसला है हुकूमत का। और हो सकता है बहुत सारे लोगों को इख्तलाफात होंगे, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है तो उसको खुले दिल से अप्रिशिएट करना चाहिए। हम इस फैसले को अप्रिशिएट करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़, उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि इस मंसूबे को उन्होंने शुरू किया। इससे ना सिर्फ टूरिस्ट को फ़ायदा होगा कि वो बगैर टेंशन के मरी तक जा सकेंगे, उन्हें कोई टेंशन नहीं होगी रास्ते ब्लॉक होने की, ट्रैफिक जैम की, गाड़ी की कोई परवाह नहीं होगी, पेट्रोल कितना है गाड़ी में कोई परवाह नहीं होगी, गाड़ी की ब्रेकें कैसी हैं उन्हें कोई टेंशन नहीं होगी। ट्रेन में बैठेंगे और वो अपनी डेस्टिनेशन तक चले जाएंगे इंजॉय करते हुए। इससे होगा ये, एक तो उन्हें फ़ायदा पहुंचेगा, दूसरा रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। मरी के लोगों को पिंडी तक पहुंचने में आसान, बेहतर सर्विस मिलेगी। और रावलपिंडी के लोगों को ये फ़ायदा होगा कि जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा, उससे इस वक्त जो पेट्रोल हमें लेना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, डीजल और पेट्रोल मरी तक पहुंचने के लिए, हर गाड़ी अलग अलग जला रही है, पेट्रोल जला रही है, धुआं फैला रही है वहाँ पर, शोर, नॉइस पोल्यूशन वहाँ पे हो रहा है इस तमाम रेंज में। इससे कौम को निजात मिलेगी। और ये ट्रेन जो बिजली वाली ट्रेन है, ये चलेगी बिजली से। तो बिजली का मतलब ये है कि कोई ईंधन नहीं जलाया जाएगा, यानी हमारा पेट्रोल जो हम इंपोर्ट करते हैं उसकी बचत होगी, हमारा डॉलर बचेगा, जो ज़र मुबादला है वो बचेगा। तो अल्टीमेटली हमारे रुपए को इस्तेकाम मिलेगा। और दूसरा फ़ायदा इससे ये पहुंचेगा कि जब इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पे आएगा, लोकल टूरिस्ट आएगा, पैसा इस इलाके में इंजेक्ट करेगा, रावलपिंडी इस्लामाबाद के इलाके में पैसा आएगा, यहाँ पे जो रिपल इफेक्ट्स होंगे उसमें कारोबार बढ़ेगा। अभी भी आप इस्लामाबाद में जाके देखें, ब्लू एरिया में जहाँ पे सेवर फूड है, वो सर्विस रोड बना हुआ है, वहाँ पे उन्होंने
नो ट्रैफिक जोन उसको बना दिया। लोग वहाँ पे पैदल इंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पे खाने पीने वालों के स्टॉल्स बनाए जा रहे हैं, कियोस्क बनाए जा रहे हैं, यानी फूड स्ट्रीट का माहौल उसको दे दिया गया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बिजली की बसें चलाई गई हैं, मैं खुद उस पर ट्रैवल कर चुका हूँ। फैंटेस्टिक सिस्टम। और खुशी इस बात की कि उसमें पेट्रोल नहीं चलता, वो बिजली की बसें हैं, जिसने रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों को जोड़ा है आपस में। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में ये गाड़ियाँ चल पड़ी हैं। ये सैटरडे और संडे को ये स्पेशली टूरिस्ट के लिए भी चलाई जाती हैं गाड़ियाँ, जो दामने को जाना चाहते हैं, शक्कर पड़ियाँ जाना चाहते हैं, तफरीही मकामात पर सैर करना चाहते हैं, उनके लिए वो स्पेशल बिजली की ट्रांसपोर्ट बसें शुरू की गई हैं, ग्रीन बसेस। इसी तरह ये ट्रेन जो है, इसके चलने की भी हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये बिजली से चलेगी, और बिजली दैट इज़ जस्ट लाइक अ फ्री लंच। बिजली की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा इलाका है कि यहाँ के पाकिस्तान में पाकिस्तान में सूरज की रोशनी साल भर अवेलेबल है। दिन तवील हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी मिलती है, और ये जो तवानाई सूरज की रोशनी से यहाँ पैदा हो सकती है, वो इतनी है कि जितने ख़जाने पाकिस्तान की सरजमीन के नीचे मौजूद हैं, दफ़ाने जो अभी हमारी नज़रों से भी ओझल हैं, कुछ सामने हैं, कुछ ओझल हैं, इन तमाम रिसोर्सेज को आप इकट्ठा कर लें तो जो एनर्जी बनती है उससे, उसके बराबर इक्वल एनर्जी सूरज एक दिन में पाकिस्तान के ऊपर निछावर कर देता है। अगर पाकिस्तान सूरज से मिलने वाली इस तवानाई को किसी तरह से इस्तेमाल में ले आता है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये तमाम इलाका जो है पाकिस्तान का मैदानी इलाका, जहाँ इतनी सूरज की रोशनी अवेलेबल है, ये आपका सऊदी अरब है। सऊदी अरब पेट्रोल और एनर्जी के हवाले से दुनिया जानती है ना, तो आपके पास ये सऊदी अरब है। सूरज आपको रोज़ाना इतनी एनर्जी दे रहा है। उसके अलावा आप देखें, ठट्ठा से लेके कराची और गवादर तक इतना बड़ा ये कोस्टल एरिया है कि वहाँ पे हवा भी चलती है, आप हवा से बिजली बना सकते हैं। वो इलाका भी आपका दूसरा सऊदी अरबिया है। इतनी एनर्जी वहाँ पे आपको हवा से मिल सकती है, और समंदर जैसी नेमत आपके पास मौजूद है। इस वक्त तो दुनिया में कुछ ऐसे डिवाइसेस बनाई जा रही हैं जिनको पानी में इंस्टॉल कर दिया जाता है, सतह पर रख दिया जाता है पानी की लहरों के ऊपर। वो लहरें चलने से वो पैडल्स चलते हैं उसके, और पैडल से बिजली पैदा होती है, जो यानी कि डे एंड नाइट बिजली मुफ्त मिल सकती है इस कॉम को। दैट इज लाइक अ फ्री लंच। अब डिपेंड ये करता है कि किस तरीके से उस एनर्जी को इस्तेमाल किया जाए। ट्रैफिक जैम से जान छूट जाएगी कौम की। अभी तो आज तक तो ऐसा होता था कि अगर कोई जा रहा है मरी, तो सीज़न वाले दिनों में ये देखने में आया है कि रावल डैम का जो एरिया, यहाँ पे पुलिस की चौकियाँ बनी होती हैं जो जाने वालों को रोक रही होती हैं ज़बरदस्ती। ख़ासतौर पे लड़कों को वो जाने नहीं देते कि जी वो ऊपर रश बहुत हो गया है, ट्रैफिक को जाने पे पाबंदी लगा दी है। और ख़ास तौर पे जो एंजॉय करने वाला तबका होता है, नौजवान होते हैं, उनको नहीं जाने दिया जाता ऊपर। फैमिलीज जा भी रही होती है, कई दफ़ा उनको भी नहीं जाने दिया जाता, और वो भी रश में फंसे रहते हैं बेचारे, अपना प्रोग्राम छोड़ के वापस निकल जाते हैं कि नहीं जा रहे हम मरी। और बर्फ़बारी के दिनों में अगर मरी पहुंच जाता है कोई, वो भी सीज़न है, और वहाँ पे पहुंच के फिर उसको एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, और वो है एक बड़ा खौफनाक एलिमेंट है, ब्लैक आइस उसको कहते हैं। ब्लैक आइस एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें बज़ाहिर तो सड़क को साफ कर दिया गया, वहाँ पे कोई बर्फ़ नहीं है, लेकिन वो नज़र नहीं आती। एक बारीक सी तह है बर्फ़ की, जमी रहती है, गाड़ियाँ और लोग उसके ऊपर से स्लिप करते हैं, हादसात होते हैं, गाड़ियाँ एक दूसरे के साथ टकराती हैं, कभी कभी गाड़ियाँ नीचे खुदा न खास्ता खाइयों की तरफ भी गिर जाती हैं। हादसात इस तरह के रिपोर्ट होते हैं, वीडियोस आई हुई हैं, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे। तो ब्लैक आइस एक बहुत ही हॉरिबल फिनोमेना है। इस वक्त होता ही है कि सीज़न में एक दिन में ही 10,000 तक टूरिस्ट वहाँ पे पहुँच जाते हैं मरी, जो सब के सब ये लोग बाय रोड मरी पहुँचते हैं, और उन तमाम हालात का मुकाबला करके, ट्रैफिक रूल्स का मुकाबला करते हैं, उसका ख़तरात का मुकाबला करके मरी पहुँचते हैं। तो जब ये ट्रेन चल जाएगी, तो ये एक ट्रेन जो कि शायद 3 से 4 कोचेज़ पर मुश्तमिल होगी, जो लगभग 250 के करीब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकेगी। इस तरह की शायद अगर 4 कोचेज़ भी रखी जाएँ, जो दिन में मुतअद्दिद चक्कर लगा के सुबह 8 बजे से अगर चलती हैं रात को 10 बजे तक, तो ये
10,000 से ज़्यादा लोगों को मरी ला सकती हैं और ले जा सकती हैं वापस रावलपिंडी इस्लामाबाद। इस सिस्टम को ऑपरेशनल रखने के लिए तरबियत याफ्ता अमले की ज़रूरत होगी। इस मंसूबे की वजह से रावलपिंडी की मईशत का एक नया नक्शा सामने उभर रहा है। यानी कि रावलपिंडी की मईशत में बहुत बेहतरी आएगी। इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जा चुकी हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में। उसके अलावा रिंग रोड यहाँ पे बन रही है और मोटरवेज यहाँ पे मौजूद हैं। M1 यहाँ पेशावर से आ रही है, M2 यहाँ से लाहौर जा रही है। उसके अलावा सियालकोट से खारियाँ के रास्ते होती हुई मोटरवे यहाँ पहुँच रही है, वो भी लाहौर तक कनेक्ट करेगी। GT रोड यहाँ पे मौजूद है। और जो इस मंसूबे से रिपल इफेक्ट्स आएंगे, जो अभी हमारी नज़रों से ओझल हैं, जो मुआशी बेनिफिट्स इस खत्ते को मिलेंगे, वो आएंगे जो अभी हमें नहीं पता। सप्लाई चेन का एक नया सिलसिला चलेगा और इस इलाके में टूरिज्म बढ़ेगा। जो इस वक्त 10,000 जिसे कहा जा रहा है, वो शायद इससे दुगना हो जाएगा जब उनको सेफ टूरिज्म की फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलेंगी। तो टूरिस्ट की जो तादाद है वो इससे दुगनी हो सकती है। फिर आपको और ज़्यादा ट्रेनें भी चाहिए होंगी। कुछ दोस्त जो किराए की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं अर्ज़ करूँ कि इस वक्त अगर आप अपनी गाड़ी पे मरी जाते हैं तो आपकी गाड़ी की जो एवरेज है वो कम हो जाती है, क्योंकि चढ़ाई के ऊपर ज़्यादा पेट्रोल जलाना पड़ता है इंजन को और आपकी ब्रेक्स के ऊपर लोड आता है। आपकी पूरी गाड़ी का जो स्ट्रक्चर है वो एक लोड में आ जाता है। उससे आपके अखराजात बढ़ जाते हैं। अगर ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो गाड़ी से यकीनन आपको फ़ायदा पहुंचता है। इसमें जो मोनोरेल सर्विस है उन अखराजात से आपकी जान छूट जाती है और ये आपको 500 रुपये में जो स्टैंडर्ड टिकट है लेके पिंडी से मरी पहुंचाती है। और अगर किसी ने अच्छी क्लास का ट्रैवल करना है उसके लिए 1,000 रुपये का टिकट्स अवेलेबल होंगे। मरी में जो इस वक्त केबल कार चेयर लिफ्ट की जो सर्विस अवेलेबल है उसके टिकट भी 1500 के लगभग उन्होंने रखे हुए और वो एक लिमिटेड छोटे एरिया में वहाँ पे सैर करवाती है। और ये ट्रेनें आपको रावलपिंडी से इस्लामाबाद से मरी तक पहुंचाएगी, उससे कम किराए में। अगर इस वक्त बर वक्त इसकी तामीर शुरू कर दी जाती है तो फिर उम्मीद है कि 2028 या 29 तक जो है आवाम को खुशखबरी मिलेगी इस मंसूबे के ऑपरेशनल होने की, जो आपको 40 से 50 मिनट में रावलपिंडी से मरी पहुंचाने की सलाहियत रखती है महफूज तरीके से। इस वक्त पाकिस्तान में जो हाईएस्ट रेलवे सिस्टम अवेलेबल है बलूचिस्तान, दैट इज़ क्वेटा। क्वेटा 5,500 फीट की बुलंदी पर है। यानी कि पहाड़ पे जो रेलवे स्टेशन मौजूद है वो अंग्रेज़ों ने ही बनाया हुआ है और वो रेगुलर रेलवे सर्विस है, रेगुलर ट्रेन वहाँ पे पहुँचती है जो पेशावर से भी लिंक्ड है और कराची से भी लिंक्ड है। उसके बाद जो मरी है ये थोड़ा सा ज़्यादा है, 7,500 फुट की हाइट पे है। तो यहाँ पे ये मोनो रेल सर्विस ये बहुत अच्छा काम कर सकती है। अगर आप दुबई की तरफ देखते हैं तो दुबई के जो मनाजिर हैं वो सारे आर्टिफिशियल हैं, जो कि मैन मेड हैं और उसको भी उन्होंने खूबसूरत बनाया है, दुनिया भर से टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया है। उन्होंने इतनी एडवर्टीजमेंट उसकी की कि दुनिया भर से लोग वहाँ आए हैं, टूरिस्ट उनके पास पहुँचा है। जबकि हमारे पास जो मनाजिर हैं वो मैन मेड नहीं है, वो कुदरती मनाजिर हैं जो कुदरत ने पाकिस्तान को दिए हैं। अगर वहाँ सही ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो इस तमाम इलाके में तो पाकिस्तान इससे बहुत फ़ायदा उठा सकता है और ये हमारी ड्यूटी है कि हम उसको उसकी एडवर्टाइज़ करें, इन तमाम टूरिज़्म फैसिलिटीज़ की एडवर्टाइज़ करें, दुनिया को बताएं कि हमारे पास किस तरह का टूरिज़्म मौजूद है। इसके लिए आपको फ़िल्में बनानी पड़ेंगी, आपको गाने बनाने पड़ेंगे, ड्रामे बनाने पड़ेंगे और जो यूट्यूबर्स हैं उनका भी फ़र्ज़ है कि वहाँ पे ऐसे व्लॉग्स बनाएं, क्वालिटी व्लॉग्स बनाएं और अपने इलाके को दुनिया को दिखाएं। उससे ये आपकी टूरिज़्म एक्सपोर्ट्स बन जाएंगी। ये सारे यूट्यूबर्स की भी ज़िम्मेदारी है कि वो इसको इंट्रोड्यूस करवाएं दुनिया से, इसकी एडवर्टीजमेंट करें किसी भी तरह से। इस इलाके के ऊपर आपको व्लॉग बनाने पड़ेंगे। आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम हु इज़ वेटिंग कि कब ये सिस्टम बने और मैं यहाँ पे व्लॉग बना सकूँ और दुनिया को पाकिस्तान दिखा सकूँ। इससे आप इब्तिदा में तो यकीनी तौर पर
लोन होगा, लोन के साथ ये बनेगा, उस पे कुछ इंटरेस्ट होगा, लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अपना बनाने के खर्चात, जो लोन है उसका खर्चा, उसका इंटरेस्ट सब कुछ निकालने के बाद पाकिस्तान की मईशत को मजबूती की तरफ ला सकता है और आपकी जो रुपए की वैल्यू है वो मुस्तहकम होगी। और ऐसा नहीं है कि इस ज़िमन में कभी पाकिस्तान में काम नहीं हुआ। 1964 में भी पाकिस्तान ने इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का निज़ाम मुतारिफ कराया था। लाहौर से खानेवाल तक के सेक्शन को इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया था और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स बरतानिया से हासिल किए गए थे BCU-30E। ये लोकोमोटिव्स 2011 तक पाकिस्तान रेलवेज को सर्व करते रहे। चूंकि ये बिजली से चलते थे, इसलिए इन्होंने इस तमाम अरसे में पाकिस्तान को डीजल की इंपोर्ट से बचाए रखा और कीमती ज़र मुबादला जो इंपोर्ट की मद में देना था, डीजल की इंपोर्ट की मद में, वो बचता रहा। उससे यकीनन पाकिस्तान के रुपए को कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलती थी। मुझे अभी तक याद है 2011 में अगर कभी हमने ट्रेवल किया ट्रेन में, तो एक साइड पे लिखा होता था कि ऊपर तारों में 25,000 वोल्ट का करंट है, खिलाफ वर्जी करने वाले को फाइन किया जाएगा। लेकिन 2011 में इसको शट डाउन कर दिया गया और इसकी मेन वजह ये थी कि इसका जो मोटरें थी, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की मोटर्स और दूसरे कंपोनेंट्स, उसमें कॉपर इस्तेमाल होता था और कॉपर से मुतालिक जितना स्पेयर पार्ट था वो चोरी कर लिया गया था। तो किसी भी सिस्टम को कामयाब करने के लिए लाजमी है कि पहले आप करप्शन के हाथ काट दें। अभी भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इस तरह देखें, दुनिया में जब भी किसी से कर्ज लिए जाते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि उनका कारोबार चलता रहे, कर्ज देने वाले इदारों का, क्योंकि उनको सूद जो मुनाफे में दिए जाते हैं वो उनका कारोबार है और वो कभी भी नहीं चाहते कि आप ऐसे मंसूबों पे लगाएं पैसा जहाँ से आप इंडिपेंडेंट हो, आप अपने पाँव पे आपकी माशियत खड़ी हो। वो चाहते हैं कि घोस्ट प्रोजेक्ट्स हों जिसमें पता ना लगे कि पैसा कहाँ लग रहा है, दुनिया को नज़र भी ना आए। उसमें ये होता है कि आधा पैसा जो वो देते हैं कर्ज लेने वाले मुल्कों को, उसके ऊपर निगरानी के लिए भी अपने ही लोग अपनी टीमें भेजते हैं और निगरानी करते हैं कि ये पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है। उसी को वो सारा प्लान बना के देते हैं और उसके प्लान बनाने के पैसे भी वो लेते हैं। वो पैसे भी उसी कर्ज में से वो लेते हैं और वो भी सूद जो है वो कौम ने अदा करना होता है। तो बेटर है जितने भी कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपका पैसा लग जाए जो बाद में भी आपको खुशहाल करने में हेल्पफुल, दैट इज़ फार बेटर। इस मंसूबे पर काम करने के लिए हम हुकूमत को शाबाश देते हैं और हमें उम्मीद है कि जैसे बाकी प्रोजेक्ट्स हुए पंजाब में, जिनके ऊपर काम शुरू किया गया उसमें से कुछ कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ पे काम जारी है। जैसे वो कंप्लीट हुए ऐसे इस प्रोजेक्ट पे भी काम मुकम्मल हो जाएगा। बाकी हाजिर होते हैं नई अपडेट्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।